मुक्तिबोध। आज हम पढ़ेंगे मुक्तिबोध के बारे में। इसका जो जन्म हुआ था 1917 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1964 1917 में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। तो इन्हें पॉपुलर किस नाम से थे? इनको भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। इनको भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है तो वो मुक्तिबोध है। अब इनकी कुछ रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये संकलन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इसका संकलन है। 1964 में आया था। 1964 में आया था। इस संकलन के अंदर 28 कविताएं संकलित है। 28 कविताएं इसके अंदर संकलित है, जिसमें से ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, लकड़ी का रावण महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में, लकड़ी का रावण और भूरी भूरी खाक धूल, जो 1980 में इनकी मृत्यु के पश्चात आया था। ठीक है, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा ही 1964 में संकलित हुआ था और एक और संकलन है भूरी भूरी खाक धूल, जो 1980 में संकलित हुआ इनकी मृत्यु के पश्चात। ये फैंटेसी में रचना करने के लिए जाने जाते हैं। फैंटेसी मतलब क्या होता है? कल्पना। फैंटेसी इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पना। जो अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने दिमाग में कुछ भी क्रिएट करते हैं, दैट इज फैंटेसी। जब हम कुछ किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो असलियत नहीं होती, रियलिटी नहीं होती, वो हमारी एक फैंटेसी होती है। तो इनको फैंटेसी में रचना करने के लिए जाना जाता था इन्हें। फैंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द फैंटेसिया से हुआ है। जो फैंटेसी शब्द है, ये जो निकला है, ये फैंटेसिया से निकला, जो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है मनुष्य की वह क्षमता जो संसार की सर्जना करती है। मतलब उसकी वह ताकत जिससे वो कुछ भी अपने दिमाग में क्रिएट कर सकता है, किसी इमेज को क्रिएट कर सकता है। फैंटेसी पर कविताएं हैं। अब कुछ कविताएं जो फैंटेसी पर है, मतलब जो इसकी काल्पनिकता के ऊपर जो कविताएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में, लकड़ी का रावण, इन सब में फैंटेसी है। ठीक है, कल्पना है। फैंटेसी वस्तुतः द्वंद्व पर आधारित होती है। द्वंद्व मतलब क्या होता है? मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं जो कि आपस में मिलते नहीं है। हम सोचते कुछ है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो जब अब कोई इंसान दुविधा में होता है तो वो होता है द्वंद्व। हम अपने ही दिमाग से लड़ रहे होते हैं, इंसान अपने ही दिमाग से लड़ रहा होता है, वो द्वंद्व होता है। ठीक है, कलाकार यथार्थ से असंतुष्ट होकर स्वप्न और फैंटेसी के संसार में प्रवेश करता है। सच्चाई जब उसे अच्छी नहीं लगती, जब रियल संसार के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तो क्या करता है? अपने माइंड में कुछ फैंटेसीज क्रिएट करता है। ठीक है, कुछ कल्पना करता है कि कुछ अच्छा इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मनुष्य जब संसार से पीड़ित होता है, जब वो दुखी होता है, जब उसे यथार्थ मतलब सच्चाई सहन नहीं होती, ठीक है, जब वो सच्चाई से खुश नहीं होता, तो उस टाइम क्या करता है? अपने दिमाग में कुछ अच्छा क्रिएट करता है, जिसको हम फैंटेसी कहते हैं। ठीक है, काल्पनिकता। ठीक है, तो वो फैंटेसी के संसार में प्रवेश कर जाता है अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। मुक्तिबोध स्वयं फैंटेसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर एक प्रच्छन्न विचारधारा, कथ्य के भीतर एक और कथ्य, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, कक्ष के भीतर और एक गुप्त कक्ष। मतलब क्या होता है? हमारी सोच है, सोच के अंदर की सोच। सोच क्या है? जो संसार में चल रहा है, जो हमारी रियल लाइफ में चल रहा है, दैट इज वो हमारी सोच है। ठीक है, लेकिन वो सब सही नहीं चल रहा, तो क्या करते हैं? कुछ और सोचा जाए, कुछ और सोचा जाए। तो सोच के अंदर की सोच है, विचारधारा के अंदर की एक और नया विचार। ठीक है, वो चीज सोचना जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है, वो चीज सोचना। मस्तिष्क के अंदर एक और मस्तिष्क, दिमाग के अंदर एक और दिमाग। जैसे तुम्हारे पास बुक थी, मन, दो मन होते ना। ठीक है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो हमारे संसार में चल रहा है, अवचेतन मन जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी, जो हमारी अंदर की सोच है, वो अवचेतन मन है। ठीक है, उससे इंसान अपने आप को ठीक कर सकता है। तो उसको हम फैंटेसी भी कह सकते हैं। वो हमारी, हम कुछ भी अच्छा सोचकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, काल्पनिकता। तो ठीक है, अब इसमें एक कविता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कविता के अंदर ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतन का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस क्या है? मध्य वर्ग, मीडियम क्लास जो पर्सन होते हैं, वो ना तो गरीब होते हैं ना अमीर होते हैं। तो वो इतने गरीब नहीं है, तो वो अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की उनका सोच रहती है हमेशा। उनकी जो चेतना, बौद्धिक चेतना जो होती है, उनका जो दिमाग चलता है और अधिक प्राप्त करने की ओर चलता है। तो ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग बौद्धिक चेतन का प्रतीक है। ठीक है, व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता। जो प्राप्त ज्ञान है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता। मुझे बहुत ज्ञान है, शांत रहना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो अपने दिमाग को नहीं समझा पाता, उसे क्रिया में परिणत नहीं कर पाता, परिणामतः भटकता रहता है। मतलब ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को वो अप्लाई नहीं कर रहा, इस वजह से क्या हुआ? भटक रहा है, प्रॉब्लम में है। ठीक है, परेशान है।
और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। उससे क्या होता है, उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा होती है, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में भी चले जाता है कई बारी, ठीक है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है। जो ज्ञान है उसके पास बट वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। जो अंधेरे में कविता है, इसका पहले जो प्रकाशन हुआ था उसका पूरा नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। बाद में इसका नाम छोटा करके अंधेरे में रख दिया। इसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। इसको 1964 में प्रकाशित किया गया था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, मतलब ऐसा लगता है किसी कलाकार ने एक स्केच बुक बनाई हो, मतलब जो संकलन इसमें जो भी कविताएं लिखी हैं वो किसी कलाकार की स्केच बुक के समान लगती है, किसी ने स्केच बनाया हुआ है, ठीक है, पूरा इस तरह से वो दिखाई देता है। अंधेरे में लगभग 45 पेज की लंबी कविता है, 45 पेजेस की कविता है अंधेरे में। शमशेर एक दहकता स्थापित दस्तावेज है। शमशेर उनकी एक कविता है जिसको हम दहकता इस्पाती दस्तावेज, दहकता मतलब इस्पात मतलब होता कोयला, दहकते हुए कोयले के समान, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आग लगा देगा, ठीक है, शमशेर। रामविलास शर्मा अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह अस्मिता की खोज, प्रभाकर माचवे लावा, ये नाम है राइटरों के जिनकी कविताएं हैं, ठीक है। भूल गलती कविता में भूल गलती को सुल्तान के रूप में पेश किया गया है। अब इनकी एक कविता है मुक्ति बोध की भूल गलती। अब भूल गलती क्या है, इंसान के अंदर की ही सोच है, वो उसको सुल्तान के रूप में, मतलब एक ऐसी सोच जो इंसान के ऊपर राज कर रही है, इंसान की एक ऐसी सोच जो उसके ऊपर राज कर रही है, तो वो भूल गलती क्या है, एक सुल्तान है, सुल्तान के रूप में उसे पेश किया गया है, ठीक है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। फैंटेसी क्या है, उसके हिसाब से फैंटेसी जो है वो अनुभव की कन्या, मतलब फैंटेसी भी क्या से होती है, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस से ही तो फैंटेसी आती है। ऐसा तो नहीं इंसान कुछ भी सोच सकता है, वो जो करता है जो देखता है उसी के बारे में सोचता है, तो वो उसके अनुभव की कन्या है, मतलब उसके एक्सपीरियंस से जन्मी हुई फैंटेसी क्या करती है, किसी इंसान के एक्सपीरियंस से जन्म लेती है, उसके अनुभव से जन्म लेती है। तो फैंटेसी क्या है, अनुभव की कन्या, मुक्ति बोध के अनुसार, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है मरणोपरांत प्रकाशित रचना, ये भी 1964 में आई थी, जो जबकि उसकी 1964 में मृत्यु हो गई थी। इसका संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया। इसको किसने संकलित किया है, श्रीकांत वर्मा ने। अब चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्ति बोध का काव्य संकलन है जो उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था, श्रीकांत वर्मा ने किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन किसका है, तो ये मुक्ति बोध का है, लेकिन इसको संकलित किसने किया, श्रीकांत वर्मा ने संकलित किया 1964 में मुक्ति बोध की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। अब इसकी कविता है भूल गलती। भूल गलती कविता पढ़ते हैं, ठीक है। भूल गलती कविता, इसके रचनाकार जो है वो मुक्ति बोध है, और ये जो संकलित है ये चांद का मुंह टेढ़ा संकलन के अंदर संकलित है जो 1964 में आया था, जिसको श्रीकांत वर्मा ने संकलित किया था। इसके अंदर टोटल 28 कविताएं हैं, इसके अंदर टोटल 28 कविताएं हैं। अब इस भूल गलती का जो विषय है, इसका सब्जेक्ट क्या है, भूल गलती का सब्जेक्ट क्या है, भ्रष्टाचार रूपी राजा को भूल गलती कहा गया है। मतलब एक भ्रष्टाचार है, मतलब हमारे हर व्यक्ति के अंदर सारी क्वालिटीज होती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार भी है, उसके अंदर ईमानदारी भी है, उसके अंदर सच्चाई भी है, उसके अंदर झूठ भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो उसके ऊपर राज कर रहा है, वही भूल गलती है, उसी को, उस भ्रष्टाचार रूपी राजा को ही भूल गलती कहा गया है। वह लोगों की कमजोरियों से शक्ति प्राप्त करता है। अब इंसान की कमजोरी क्या होती है, लालच, ठीक है, लालच होता है उसे मुझे और ज्यादा प्राप्त करना है, ठीक है, किसी से अट्रैक्ट होना, ठीक है, मन को वश में ना रखना, ये सारी उसकी कमजोरियां हैं, जिसका फायदा कौन उठा रहा है, भ्रष्टाचार। उसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर ही जो भ्रष्टाचार है उसका फायदा उठा रहा है और उससे वो सारे काम करवा रहा है जो करवाना चाहता है, ठीक है। भ्रष्टाचार कोई अलग से नहीं है, ये सारी इंसान की क्वालिटीज है, इसमें जो भी चीज ली गई है वो सब इंसान की क्वालिटीज है। जिसमें जो भ्रष्टाचार है वो उस पर राज कर रहा है, उसकी सोच के ऊपर राज कर रहा है, वो वही करेगा जो भ्रष्टाचार से सोचने पे मजबूर करता है, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाता है, ठीक है। तो वह लोगों की कमजोरियों से शक्ति प्राप्त करता है, वह निरंकुश है और उसके समक्ष ईमान जंजीर में जकड़ा हुआ है। और जो इंसान के अंदर एक क्वालिटी है ईमान, वो जंजीर के अंदर जकड़ी हुई है। जैसे वाल्मीकि भी कविता आई होगी तो उस टाइम पे क्या हमारे जो राजनेता थे वो जनता के ऊपर इसी तरह से अत्याचार कर रहे थे, जो राजनेता थे वो इसी तरह से अत्याचार कर रहे थे, वो जो चाहते थे वो लोगों से मनवाते थे, ठीक है। तो वो भ्रष्टाचार रूपी राजा है, ठीक है। और जो ईमान है वो जंजीर में जकड़ा हुआ खड़ा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो उसकी बात नहीं मानता, तो उसको क्या कर रखा है, जंजीर में जकड़ रखा है, उसको जेल में डाल रखा है, ठीक है। अब दूसरा पक्ष, ये तो पहला पक्ष हो गया, भ्रष्टाचार रूपी राजा को भूल गलती का है और लोगों की कमजोरी से शक्ति प्राप्त करता है, वह निरंकुश है
मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है और उसके समक्ष जो ईमान जो है वो जंजीर में जकड़ा हुआ है। इसी कविता का जो दूसरा पक्ष है, एक तरफ से तो हम सोच सकते हैं, दूसरी तरफ से क्या है, ये भूल गलती एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। भूल गलती क्या है, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जो अपने स्वार्थ हेतु अपने अंदर के ईमान को नष्ट कर रहा है। वो जो ऊपर पड़ा था भ्रष्टाचार रूपी राजा, ये जो रियल समाज के अंदर हो रहा है वो था, ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, ये मध्यवर्गीय व्यक्ति जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके अंदर ही वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने अंदर के ईमान को नष्ट कर देता है। जैसे एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी कुछ भी सैलरी है, लेकिन वो एकदम से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करेगा, बेईमानी, ठीक है, रिश्वत लेगा, कुछ भी करेगा, तो अपने ईमान को नष्ट करके गलत काम कर रहा है। तो वही भूल गलती है। भूल गलती दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है। जो भूल गलती है मतलब जो इंसान का जो स्वार्थ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो ईमान है वो खत्म होता जा रहा है और उसके अंदर जो स्वार्थ है वो बढ़ता जा रहा है। अब भूल गलती कविता, अब इस कविता के बारे में पढ़ते। कविता क्या है, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। जिरह बख्तर मतलब जैसे राजा ना कवच वगैरह पहनकर ऐसे बैठा होता है तख्त के ऊपर, उसी तरह से जो भूल गलती है वो आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। किसके तख्त पर, दिल के तख्त। इंसान का जो स्वार्थ है उसके दिल के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है सुल्तान बनकर, राजा बनकर, ठीक है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंबो व मेहराबो धमे दरबारे आम में। अब उसके सामने जो इंसान की जितनी भी और क्वालिटीज हैं, स्वार्थ जो है, भूल गलती जो है, जो इनका इंसान का लालच है, जो स्वार्थ है, वो तो राजा बनकर बैठा है। उसके सामने जितनी भी उसकी क्वालिटीज हैं, जो भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जो भी हैं, वो सब उसके दरबार में सिर झुकाए खड़ी है। कि जो वो बोलेगा, जो स्वार्थ बोलेगा, जो इंसान का स्वार्थ बोलेगा वही वो इंसान करेगा। सब कतार बना करके बेबस बेजुबा होकर उसके सामने सर झुकाए खड़े हैं, ठीक है। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लब्बे दांत बहते खून के, वह कद कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। अब वो कह रहा है ये सारे उसके सामने सर झुकाए खड़े हैं, भूल गलती के सामने सारे इंसान के स्वार्थ के सामने सब सर झुकाए खड़े हैं, लेकिन जो इंसान का ईमान है वो अभी भी सर उठा के खड़ा है। लेकिन जब वो सर उठा के खड़ा है तो उसको एकदम लहू लुहान कर दिया गया है। उसको मतलब उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उसको इस तरह से मारा काटा गया है, इस तरह से मारा पीटा गया है, वो लहू लुहान हो गया है। उसके मुंह पर खून के धब्बे हैं, उसके सर से खून बह रहा है और वो कैद करके जंजीरों में जकड़ा हुआ दरबार में लाया गया है। लेकिन वो कैद होने के बावजूद, जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालता है और अपनी आंखों से बेखौफ नीली बिजलियां फेंकता है और कहता है सब खामोश रहो, ठीक है, क्योंकि ईमान झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जो इंसान का स्वार्थ है उसको फिर भी जंजीर में जकड़े हो। जब ईमान उस जंजीरों को तोड़ देगा तो इंसान अपने स्वार्थ से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्बे सिन्ना, अल बरूनी, अलीमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। अब इसके अंदर इंसान की जो और क्वालिटीज है, जैसे दरबार के अंदर शायरी होते हैं, सूफी होते हैं, शायर होते हैं, सूफी होते हैं, अल गजाली होते हैं, मतलब सिपाही मंत्री ये सब होते हैं। उसी तरह से इंसान की जो और क्वालिटीज है, अंदर की जो और क्वालिटीज है, सच्चाई हो गई, झूठ हो गया, लालच हो गया, ठीक है, सब चीजें वो सब खामोश खड़े हैं। केवल जो एक ईमान है वही सर उठा के खड़ा है, बाकी सब सर झुकाकर खामोश खड़े हैं। कोई किसी को कोई कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। चाहे वो बड़े बड़े दार्शनिक है, ज्योतिष है, कोई भी है। अल गजाली होते हैं बड़े बड़े दार्शनिक। दार्शनिक क्या होते हैं, जो जिनको इतिहास का ज्ञान होता है, ठीक है, वो होते हैं। इब्बे सिन्ना होते ज्योतिष, ठीक है। ये सारे वो पढ़े लिखे लोग एक तरह से मान लो, जो इंसान के अंदर सोच है, समझ है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब उसके सामने सर झुकाए खड़ी है। उसकी जो भी क्वालिटी, उसको जो भी ज्ञान है वो सब सर झुकाए खड़ा है, ठीक है। ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त ना मंजूर, हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहनशाह, शाही दाग का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूखार, हाँ खूखार आली जा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर,
हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। अब जो ईमान है, ईमान जो कह रहा है मुझे ये जिंदगी मंजूर नहीं है, मैं इसके सामने सर नहीं झुका सकता, उसकी हट के सामने जो जिरा बख्तर पहनकर जो सुल्तान बैठा है वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उसकी बात को नहीं मानता। वो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है, वो रेत का एक ढेर है, वो जो भी पल भर में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो जिरा बख्तर जो स्वार्थ है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो जैसे जमाने को सांप ने काट लिया हो, वो कमजोर नहीं है, वो जिरा बख्तर पहनकर बहुत ही खूंखार बन चुका है। ठीक है, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सच्चाई की जो आंखें वो निकाल देता है, और बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। जो दिल से सोचता है, जो सच्चाई का साथ देता है तो उसको उजाड़ देता है, उस पर रहम नहीं करता। करता हमें वह गेर बेबुनाद बेसिर पैर, हम सब कैद है उसके मतलब ये जो भी चीजें हैं, सच्चाई है, जो इमोशंस है, सब उसकी कैद में है, उसके शाही मुकाम में सब कैद हो चुके हैं। ठीक है, इंसान का जो लालच है वो इतना बढ़ गया है कि उसके अंदर की सच्चाई, उसके अंदर के इमोशंस सब खत्म हो चुके हैं। उस पर कुछ भी किसी का जोर नहीं चल रहा है। ठीक है, सिर्फ स्वार्थ ही ऊपर चलता जा रहा है। इतने में हमी में से अजीब करासा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुद गर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दू मुँहेपन से सो तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दड़ियल सिपह सालासार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज से उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीले घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वही बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। अब यही सही सभी बातें चल रही है, ईमान जंजीरों में जकड़ा हुआ है, सब लोग सर झुकाए खड़े हैं। इतने में से उनमें से ही कोई एक इंसान निकलकर भागा, मतलब उसकी एक क्वालिटी, इंसान के अंदर की कोई भी एक क्वालिटी निकलकर उसके अंदर से भाग गई, मतलब उसके स्वार्थ से ऊपर निकली और संभल कर जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। जितने भी लोग खड़े थे, जो स्वार्थ के जो भूल गलती के सामने सर झुकाए खड़े थे, वो भी सहम कर रह गए। अचानक से कौन भागा? दिल के अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, मतलब वो अलग था, सबसे अलग था, जो सबसे निकलकर भाग गया। और जो कुछ दू मुहे थे, मतलब जो कुछ और है, कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गलती के सामने सर झुकाए खड़े हैं, वो भी सहम कर रह गए, उनको भी नहीं पता। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज से उस तरफ जा पहुंचा, मतलब उसी दरबार से निकलकर कोई दूसरी तरफ चला गया, गहन अंधेरे में चला गया, गोल टीलों में घने पेड़ों में कहीं खो गया। और महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में हमारी हार का बदला चुकाने मुहैया कर रहा लश्कर, मतलब वो सेना तैयार कर रहा है और हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। और वो कौन था जो निकलकर भागा था? वो था संकल्प, इंसान का संकल्प। अगर इंसान संकल्प कर ले, मन में ठान ले, तो अपने स्वार्थ को वो हरा सकता है। ठीक है, वो अपने स्वार्थ को हरा सकता है और जो भी उसका ईमान है उसको जंजीरों से मुक्त करा सकता है। तो संकल्प निकल के भागा था, जो कि सेना इकट्ठी करके उसके पास आएगा और स्वार्थ को हरा देगा। इसी तरह से इंसान खुद पर विजय प्राप्त कर सकता है, खुद पर वो जीत प्राप्त कर सकता है अपने आप पर। इसी तरह से अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसमें से कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी समाज को सुधारने के लिए। जो उस पर भ्रष्टाचार राज कर रहा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ज्ञानी लोगों को, जो हमारे जितने पढ़े लिखे दार्शनिक हैं, ज्योतिष हैं, जो भी लोग हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, उनको खड़ा होना पड़ेगा और उस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से इंसान के अंदर संकल्प हो तो वो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से अगर समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग अगर संकल्प करें तो अपने समाज में से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं।